नमस्कार साथियों। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं द्वंद्व समास, क्योंकि कल की क्लास में अपन ने समास, समास की परिभाषा, समास के प्रकार और इसके अलावा अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास को अपन पूर्ण कर चुके हैं। तो 3 नंबर जो हम समास करने जा रहे हैं वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और द्वितीय पद। तो इसके दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें या और, यानी या और अथवा, मतलब या और जैसे समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। इन जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें या और समुच्चय बोधक अवयव आएंगे। और क्या चीज होती है इसमें? प्राय विलोम शब्द होते हैं। प्राय होते हैं, जरूरी नहीं कि हर समय विलोम शब्द हो, लेकिन ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द के रूप में आते हैं। तो अपन परिभाषा तैयार कर सकते हैं यहाँ से द्वंद्व समास की। क्या होगी परिभाषा? ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, समुच्चय बोधक के बीच में या और जैसे शब्दों का प्रयोग हो तथा प्राय विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब अपन बात करते हैं द्वंद्व समास के प्रकारों की। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? इतरेतर। कौन सा है? इतरेतर समास। दूसरा प्रकार कौन सा है? वैकल्पिक। दूसरा कौन सा है? वैकल्पिक। पहला कौन सा है? इतरेतर। दूसरा कौन सा है? वैकल्पिक। कौन सा प्रकार है भैया? वैकल्पिक प्रकार है। और तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? समाहार। कौन सा है? समाहार। ये 3 प्रकार है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व समास। ये 3 प्रकार है किसके? द्वंद्व समास के। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब अपन बात करते हैं इतरेतर। देखो ये इतर प्लस इतर, इतरेतर ऐसे लिखते हैं। इतरेतर समास में क्या होता है? इतरेतर समास में और समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। किसका होता है? और आता है। उन शब्दों के बीच में क्या आएगा? और शब्द आएगा। जैसे अपन उदाहरण ले सकते हैं नर नारी। नर नारी तो क्या होगा? नर और नारी। नर और नारी इस प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे घी शक्कर, घी शक्कर। क्या होगा? घी और शक्कर, यानी बीच में क्या आया है? और आया है, घी शक्कर। इस प्रकार के उदाहरण हम ले सकते हैं। और भी आप उदाहरण ले सकते हो दूध दही, दूध दही, दूध और दही। तो ये है वो इतरेतर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इतरेतर समास के उदाहरण है। अगला जो है अपना है वैकल्पिक। कौन सा है? वैकल्पिक। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब है किससे बना है? विकल्प। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इसके अंदर क्या है? विकल्प है, यानी कि समुच्चय बोधक का प्रयोग होगा या का। किसका प्रयोग होगा? या का। कैसे? जैसे शीतोष्ण। क्या है? शीतोष्ण। क्या होगा इसका? शीत या उष्ण। शीत या उष्ण। इसमें देखो शीत प्लस उष्ण संधि भी हुई है। कौन संधि हुई है? गुण संधि हुई है। कौन संधि हुई है? गुण संधि हुई है। अ के साथ कौन आया है? उ आया। अ के साथ उ आता है, क्या बनता है? ओ बनता है। इसी तरह से एक शब्द लिखते हैं अपन धर्माधर्म। धर्माधर्म क्या बनेगा? धर्म या अधर्म। धर्म या अधर्म। तो इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। उसी तरह हम लिख सकते हैं पाप पुण्य, यानी पाप या पुण्य। पाप या पुण्य। तो ये कौन सा होगा? वैकल्पिक। ध्यान रहना, इतरेतर में और शब्द आते हैं, जैसे घी शक्कर दिया था अपन ने, नर नारी का उदाहरण दिया था। और वैकल्पिक में क्या आता है? या जैसे उदाहरण आते हैं। अब तीसरा प्रकार की बात करेंगे। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व। तीसरा प्रकार कौन सा है? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होगा कि हम जो लिखेंगे उसका कोई न कोई एक तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ निकलेगा उसमें से। जैसे लूट मार,
लूट मार। लूट मार में क्या होगा? लूटना या मारना, लूटना या मारना। इसका मतलब क्या है? इसका एक अर्थ निकलेगा कि ये कहना चाहता है कि अव्यवस्था फैलाना। लूट मार का क्या मतलब हो गया? अव्यवस्था को फैलाना। जैसे धन दौलत, धन दौलत यानी धन और दौलत, लेकिन इसका एक और अर्थ निकलता है कि संपत्ति का सूचक है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं? समाहार द्वंद्व में आते हैं। तो इस तरह से द्वंद्व समास के अंदर और या का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं और इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते। द्वंद्व के बाद अपन अगला जो समास पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? बहुवीरी समास। इसकी क्या विशेषता है कि इसका दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं, यानी कोई पद इसका प्रधान नहीं होता है। इसका कोई न कोई दोनों पद में से कोई तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? एक तीसरा या अन्य अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अन्य अर्थ निकलता है। तो दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा अर्थ निकलता है। अब विग्रह करने पर क्या होगा? विग्रह करने पर जिसने, जिसको, जिसने, जिसको, वाला आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो क्या होगा? दोनों पद गौण होते हैं, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है। विग्रह पर करने पर जिसने, जिसको, वाला आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम यहां से एक बहुवीरी समास की परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनेगी परिभाषा? ऐसा समास जिसके दोनों पद गौण होते हैं या उसका एक भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें से कोई एक अन्य अर्थ निकलता है और जिसका विग्रह करने पर जिसने, जिसको, वाला आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो कौन सा समास होता है? बहुवीरी समास होता है। उदाहरण के लिए दे सकते हैं अपन त्रिनेत्र। 3 नेत्र है जिसके, 3 नेत्र है जिसके। कौन है वो? शिव। कौन है? शिव। तो यह अर्थ निकल गया शिव जी का 3 नेत्र के साथ। इसी तरह पंकज, पंख में जन्म लिया जिसने, जन्म लिया जिसने। पंख, पंख किसे कहते भाई? पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। क्या अर्थ निकलेगा इसका? कमल। क्या निकलेगा? कमल। इसी तरह है पीतांबर। देखो पीतांबर शब्द है ना, इसको लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये बहुवीरी समास में भी आता है और क्रमधारी में भी आता है, लेकिन यहां कैसे आएगा? पिता, पिता का मतलब यह है पीला अंबर है जिसका, पीला अंबर है जिसका। अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है कपड़ा। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पीला अंबर है जिसका, उत्तर क्या निकलेगा? कृष्ण भगवान। क्या उत्तर आएगा इसका? श्री कृष्ण। और क्रमधारी में कैसे होगा? जब अपन क्रमधारी समझेंगे उस समय आपको बता दूंगा। वैसे ये अंबर के आगे पीला होने की उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हम इस समास को कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। दशानन है, 10 आनन है जिसके। इस प्रकार से हमारा बहुवीरी समास पूरा होता है। अब अपन समास नंबर 5 पढ़ना शुरू करें। 4 अपन ने पढ़ ली। कौन कौन से पढ़ लिया अपन ने? अव्ययभाव समास पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, द्वंद्व समास पढ़ लिया और बहुवीरी समास पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन द्विगु समास। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में इसे तत्पुरुष का भाग माना जाता है। किसका माना जाता है? तत्पुरुष का भाग माना जाता है। इसका पूर्व पद प्राय संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। साथ ही है क्या करता है? समूह का बोध करवाता है, समूह का बोध करवाता है। और इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, क्योंकि क्लियर बात है कि तत्पुरुष समास का भाग है और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप यहाँ की परिभाषा इसकी तैयार कर सकते हो कि ऐसा समास जिसको संस्कृत में तत्पुरुष का भाग माना जाता है, जिसका पूर्व पद प्राय क्या होता है? संख्यावाची होता है, तथा समूह का, संख्यावाची समूह का क्या करवाता है? बोध करवाता है। उसको हम कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास क्या कहते हैं?
द्विगु समास कहते हैं। इसको किसके साथ जोड़ना है? संख्यावाची समास। याद रखना, कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कि संख्यावाची समास किसे कहते हैं या किस समास में संख्या का बोध होता है, तो उत्तर क्या होगा अपना? द्विगु समास। जैसे समूह का बोध भी होता है, जैसे चौराहा, चौराहा, चौ का मतलब ये चार है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। इसके बाद अपना अगला हो जाएगा चौराहा के बाद सतसही, यानी 700 दोहों का समूह, ये हो जाएगा सतसही। इस तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं जो संख्यावाची हो। इसकी एक और विशेषता बता दें कि मैंने यहाँ पर लिखा है आपको कि प्राय संख्यावाची है। कुछ शब्दों में संख्या पीछे भी आती है, जैसे एक शब्द है पक्ष द्वे, पक्ष द्वे, तो ये दो क्या है? पीछे है, यानी दो पक्षों का समूह। इस तरह से हम उदाहरण कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो शब्द होंगे उनकी संख्या क्या होगी? पूर्व पद में होगी। बहुत कम शब्द होंगे जिनके द्वितीय पद में संख्या होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। द्विगु समास है वो संख्यावाची समूह का बोध कराने वाला समास है और तत्पुरुष का भाग माना जाता है। अब अपन पढ़ने जाते हैं अंतिम समास, क्रमधारय। कौन सा? क्रमधारय समास। इसकी क्या विशेषता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह तत्पुरुष का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? तत्पुरुष का भाग माना। किसने? संस्कृत में। हिंदी में यदि समासों के प्रकार पूछेंगे कितने होंगे? 6 होंगे, लेकिन संस्कृत में इसको तत्पुरुष का भाग माना जाता है। तत्पुरुष का भाग माना जाएगा तो कौन सा पद प्रधान होगा? द्वितीय पद क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब इसमें और चीज आती है, वो क्या है? इसमें उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष्य शब्दों का प्रयोग होता है। विशेषण विशेष्य शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये बात है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, इनको समझना जरूरी है। ये यदि हम समझ में आ गया तो हमें क्रमधारय समास आसानी से समझ में आ जाएगा। उपमेय वो चीज है जो हमारे पास है, उसकी किसी से तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो एक बार अपन इसकी परिभाषा कर लें, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। यानी क्या परिभाषा बन सकती है इसकी? इसकी परिभाषा बनेगी, क्रमधारय समास वो है जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, जिसके अंदर उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष्य के रूप में शब्दों का प्रयोग होता है। वो कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। इसमें जो ऐसे शब्द हैं, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी होता है विभक्ति चिन्हों में। तो ये अपनी परिभाषा तैयार होगी। अब उपमान, उपमेय क्या होती है? इसमें तुलना होती है। किसी वस्तु से क्या होगी? उपमा अलंकार होता है ना, उसी तरह यहां भी वही चीज है कि उपमेय की उपमान के साथ क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब विशेषण विशेषी, विशेषी क्या है? विशेषी ये चीज होती है जैसे जो संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, उसकी विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यानी विशेष्य, विशेष्य कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम है उसको हम क्या कह सकते हैं? विशेष्य कह सकते हैं। हम एक यहाँ परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विशेष्य शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? विशेषण कह सकते हैं। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ये विशेष्य है ये संज्ञा या सर्वनाम ही है, संज्ञा या सर्वनाम है। जैसे इसके उदाहरण भी हम ले सकते हैं, नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो यहां पर क्या है? कमल, कमल की ये क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है, नीला कमल। जैसे महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अब उससे पहले मैंने जब बहुवीरी समास करवाया था आपको एक पीताम्बर उदाहरण दिया था कि ये मैंने कहा था इसको लेकर भी कंफ्यूजन है कि ये क्रमधारय का उदाहरण भी है और बहुवीरी समास का उदाहरण भी है। क्रमधारय क्यों है? कि पीला है जो अंबर, यानी अंबर मतलब वस्त्र जो जिसकी विशेषता क्या है? वो पीला है, इसलिए कहा आ जाएगा? क्रमधारय समास में आएगा।
लेकिन परीक्षा में पूछते हैं और वहां पर यदि बहुवीरी समास दे रखा है तो पहले ये बहुवीरी समास का उदाहरण होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें विशेषण विशेषी होता है और उपमान उपमेय होता है। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, महात्मा। महात्मा महान है जो आत्मा। इस प्रकार से हम इसके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद और भी जैसे मृगनयन है, अंधविश्वास है, इस प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, उपमान उपमेय और विशेषण विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। वो किसमें जाते हैं, क्रमधारय समास में जाते हैं। तो इस प्रकार हमने समास को पूर्ण करने का प्रयास किया। साथियों, बीएसटीसी का एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया, घबराना नहीं है, बड़े आराम के साथ तैयारी में लगे रहना है। जो भी याद हो रहा है उसको बड़े आराम से करना है। तो हमने संक्षिप्त में समास सीखे, इसकी विस्तृत क्लासें भी जल्द आएगी। धन्यवाद।